साधना जी हमेशा बहू के कामों में मीन मेख निकाला करती हैं और अपनी बेटी की बड़ाई किया करती हैं। अब साधना जी की बहू प्रिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने कामों में लगी रहती है। उसको तो रोज रोज यह सब बातें सुनने की आदत हो गई थी। एक दिन प्रिया किसी फंक्शन में गई हुई थी। वहां आने में देर हो गई, इसलिए सुबह उसकी आंख लग गई और वह थोड़ी देर से उठी। इस बात का उसकी सास साधना जी ने बतंगड़ बना दिया। वह कहती हैं, हे प्रभु, सुबह के 7 बजने को आए हैं और यह रानी साहिबा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर खाना पड़ेगा इस बुढ़ापे में। अब यह दिन भी देखना पड़ता है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मैं चिल्लाती रहूं। इस घर में है कौन मेरी सुनने वाला? माँ की कड़कड़ाती हुई तेज आवाज़ सुनते ही उनका बेटा लखन नींद में ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो साधना जी की तेज आवाज़ सुनने की उसे भी आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाली इस कलह की उसे आदत हो गई थी। आंख खुलते ही लखन ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और माँ ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर में आकाश उठकर बाहर आया और माँ के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ माँ, आप रोज़ ही सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूँ तब तक तेरी पत्नी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी पत्नी प्रिया शांति से एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि माँ ने यह सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही लखन मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन माँ, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती? अरे मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो 15 साल पहले इसको अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की ही बात है, तेरी बहन सीमा, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी सही तरीके से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती है। ससुराल में जाकर भी उसने पूरा घर बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर हैरान रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिससे अच्छे से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ होती तो उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत को कोस नहीं रही होती। अभी साधना जी यह सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू प्रिया तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो आ गई आपकी बहुरानी, फिर मत कहिए कि काम नहीं करती मेरी पत्नी, लखन ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो बहू को कोसती साधना जी का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत जोरू का गुलाम। मेरी शादी हुई थी तो 2 गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उनकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी सीमा को भी दिए हैं। लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता। अपने बड़ों के सामने साधना जी ने फिर से बोलना शुरू किया तो लखन समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए वह वहां से चुपचाप उठ गया।
आज उसे दुकान जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया। फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे प्रिया, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस थोड़ी देर में लाती हूँ। और प्रिया ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा। तो लखन बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते प्रिया पहले ही गुस्से से भर चुकी थी। अब पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सास को सुनाते हुए अपने पति से कहती है, हाँ हाँ, रसोई घर में तो कालीन बिछी है ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी कामचोर, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए प्रिया नाश्ता लेकर बाहर आई और लखन के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी निगाह से देखते हुए वापस रसोई घर में चली गई। अक्सर सास बहू के बीच में बेटा फंस जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। लखन को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ते हैं तो दूसरे ही पल पहले जैसे हो जाते हैं। 10 साल पहले साधना जी अपने बेटे लखन के लिए अपनी पसंद की लड़की को चुनकर लाई थी। लखन और प्रिया का एक बेटा और एक बेटी है। प्रिया ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में मीन मेख निकालने की सासू माँ जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती तो वह किसी पुराने जमाने की सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, जिस कारण वह अपनी बहू को हमेशा ताने और उलाहने देती रहती थी। प्रिया अक्सर इन तानों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती तो इस तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती और लखन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। साधना जी को आस पड़ोस के सभी लोग अम्मा कहकर पुकारते हैं। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो या कोई भी शुभ कार्य, उनसे सलाह ना ली जाए ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में वह गलत करती थी। लखन थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने दुकान के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फ़ोन की घंटी बजी। साधना जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो माँ, मैं सीमा बोल रही हूँ। अरे सीमा बेटी, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। आपकी नातिन रूही का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही साधना जी की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती तभी सीमा ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 1 हफ्ते बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपकी नातिन की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 4 दिन पहले ही आ जाना। कार्ड आपको मोबाइल पर भेज दूंगी। आने का टाइम नहीं बचा। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियाँ करनी हैं। नातिन की शादी के समाचार से जहाँ एक ओर साधना जी बहुत उत्साहित हो गईं, तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे कि आखिर सारी तैयारियां कैसे होंगी। 1 हफ्ते का समय है और ना जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे दुल्हन कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंता भरी आवाज़ सुनकर उनकी बहू प्रिया, जो सासू माँ के ताने से दुखी होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई।
क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात है? अरे बहू, सीमा का फ़ोन आया था, बता रही थी कि रूही का रिश्ता तय हो गया है। 1 हफ्ते में ही शादी है और हमें 4 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। अरे मम्मी जी, यह तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर लेंगे तो सब इंतजाम हो जाएगा, प्रिया ने कहा। और फिर दोनों सास बहू कहा सुनी भूलकर शादी की तैयारी के लिए प्लानिंग करने लगी। अब साधना जी को टेंशन होने लगी क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा अफसर बन चुका था और मुंबई में रहते थे। उनका बहुत नाम था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवार एक समान थे। उस समय उनका दामाद केवल एक छोटी सी नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसे दूसरी नौकरी मिल गई। अब वह बहुत बड़ा अफसर बन चुका था। 1 महीने में लाखों रुपए की सैलरी है और उनकी बेटी खूब ऐश कर रही है, जिसके घर में हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हैं। जबकि साधना जी का बेटा एक कपड़े की दुकान चलाता है। वैसे वह बहुत कमा लेता है, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी कमाई से घर का खर्च ही आराम से निकल पाता है। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह अंतर दोनों परिवार के रिश्ते के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा था। अब तो यह हो गया कि मायके में जाकर रहना तो दूर, सीमा अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहाँ नहीं आती थी। हालांकि समय के साथ रिश्तों में दूरियां बन गई थी, परंतु आखिर थे तो खून के रिश्ते ही। दुख सुख में वही खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए साधना जी और उनकी बहू झट से शादी की तैयारियों में जुट गई। सब कुछ सोचने विचारने के बाद साधना जी उठकर अपने कमरे में गईं और अलमारी में से अपने कुछ पुराने सोने के गहने निकाले और फिर अपनी बहू से बोली, बहुरिया कल बाजार जाकर गहने का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नाती दामाद के लिए सोने की चैन भी बनवा लेते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्रिया ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में जुट गई। रात को लखन जब घर आया तो साधना जी ने उसे उसकी भांजी की शादी के बारे में बताया और सारी तैयारियों के बारे में सलाह करने लगी। तो लखन बोला, मम्मी 2 दिन में मुझे बकाया पैसा मिल जाएगा, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो साधना जी ने कहा, नहीं बेटा, तू बस टिकट बुक करा देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। शादी की तैयारी के लिए पुराने कुछ गहने बेच देंगे, फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सामान ले आऊँगी। पैसे हाथ में आने पर अगले दिन ही सारा काम निपटाकर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गई। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुराने गहने देकर नाती दामाद के लिए एक चैन खरीदी और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गए, परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कपड़े बहुत महंगे थे और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। अभी तो 3 जोड़ी कपड़े ही पसंद किए थे कि साधना जी बोली, यह पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। बहू, माँ जी आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, प्रिया ने कहा और दुकान से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर साधना जी हैरान रह गईं। अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? साधना जी ने पूछा। तो प्रिया बोली, अरे माँ जी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े
खरीद कर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों जब घर आए तो प्रिया ने सबके लिए खाना बनाया और जब प्रिया अपनी सास को खाना देने आई तो उनकी नज़र अपनी बहू के हाथों पर पड़ी। अरे बहू, तेरे सोने के कंगन कहाँ गए? वह मम्मी जी, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैंने कंगन बेच दिए। कंगन बेचने की बात सुनकर साधना जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। लेकिन बहू, वह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थे, तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे मम्मी जी, अब दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। कंगन तो फिर कभी बनवा लूँगी। ऐसा कहकर प्रिया रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की सारी तैयारियां हो गईं। साधना जी ने बेटी को फ़ोन करके अपने आने की सूचना भी भेज दी और विवाह से 4 दिन पहले साधना जी परिवार सहित अपनी बेटी के घर मुंबई पहुंच गई। जैसे ही वे सब लोग मुंबई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरे तो साधना जी ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। साधना जी और उनके परिवार को आते देख वे आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूने लगे तो साधना जी ने अपने दामाद को बहुत आशीर्वाद दिया। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए साधना जी सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, माँ आप लोग इतनी देर से क्यों आए? और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय नाश्ता बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हालचाल पूछेगी और कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी जानकारी मुझे देगी। सोच सोचकर साधना जी मन ही मन खुश हो रही थी। जैसे ही वे लोग घर पहुँचे तो सीमा के बेटा और बेटी ने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए। सीमा भी वहीं आंगन में ही खड़ी थी और घर के नौकरों को समझा रही थी कि किसे क्या करना है। अपने मायके वालों को सामने देखा तो सीमा मुस्कुराकर उनसे मिली और उसने एक नौकर को आवाज़ दी, अरे मोहन, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद साधना जी एकदम निराश हो गई। वह तो सोच रही थी बेटी उसे गले लगाकर सबसे मिलवाएगी। उसने तो केवल औपचारिकता ही पूरी की और एक नौकर के द्वारा उनके पास चाय नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर साधना जी दुखी हो गईं। सब लोग फ्रेश होकर चाय नाश्ता करने लगे, लेकिन साधना जी की तो जैसे सारी भूख ही खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर जैसे वही बैठी तभी कमरे में उनकी बेटी सीमा आ गई। अरे यह क्या, आप लोगों ने अब तक चाय नाश्ता भी खत्म नहीं किया? फिर साधना जी बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। अरे माँ, इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना? बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरे 2 बातें सुनकर अब तक परायापन महसूस करती साधना जी के दिल में उमंग फिर से भर गई। बात तो तूने सही कही बेटी, शादी वाले घर में काम तो बहुत ही होते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा, मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे।
उसी समय सीमा के बेटा बेटी भी वहाँ आ गए। तभी साधना जी अपने बैग खोलकर बैठ गईं और सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। रोहन को नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए, तो वहीं रूही तो अपने कपड़े देखकर खुश हो गई। वाह नानी, मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हैं, मैं तो इसे रात को ही पहनूंगी। साधना जी अपने और रूही रोहन की बातें सुनकर बहुत खुश हुईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीमा को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए गए कपड़ों की तारीफ सुनने के लिए साधना जी इंतजार कर रही थी, परंतु बेटी ने तो उसे खोलने के बाद उलट पलट कर देखा और फिर एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। माँ, अब आप सब लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ। वहाँ से उठते हुए सीमा ने कहा तो संगीत का नाम सुनते ही साधना जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे वह सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर वह बहुत खुश होती जा रही थी। शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। शादी के प्रोग्राम होटल में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। सीमा की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड की औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थी। वहाँ बैठे हुए साधना जी सोचने लगी, यह भी कोई गाने हैं, शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठी हुई इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेगी, परंतु वह तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में बिजी थी। उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि अपनी माँ को भी एक दो गाना गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज़ में फिल्मी गाने बजने लगे और साधना जी का गाना गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे अपरिचित माहौल में वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में खाना शुरू हो गया तो साधना जी को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। लखन भी वहीं बैठकर के खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद सीमा अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी प्रिया से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई कि आप लोगों के पास आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया है ना? अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सबने खाना खा लिया है। हम कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर साधना जी को थोड़ा अच्छा लगा। सुनो माँ, आपकी नातिन की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए सीमा ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर साधना जी हैरान रह गईं। तो सीमा बोली, अरे माँ, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। यह आप सब लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि कल आप यह सब यही कपड़े पहने। फिर साधना जी मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही।
हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन साधना जी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद जगह बदलने के कारण वहाँ उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल गई और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए साधना जी के कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उनके कमरे के साथ बने एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गई तो सीमा की बेटी रूही की आवाज़ आई, मम्मी आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय यह लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि गंवार जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। अब यह लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी ब्याह पर ना जाने कितने ही उपहार आते हैं, और एक मेरे मायके वाले हैं घटिया से कपड़े उठाकर ले आए हमारे लिए। मेरी इज्जत का भी उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अरे जितना सामान वह लेकर आए उससे कहीं ज़्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में सीमा बोलती जा रही थी। तभी रूही बोली, बस कीजिए मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा, मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं, और जिन कपड़ों को आप घटिया बता रही हैं वे कपड़े वे लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे। इसका अंदाज़ा भी है आपको? उन चीज़ों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाईं। यह बातें सुनते ही साधना जी हैरान रह गईं और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह अपनी बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम में वह तो भूल ही बैठी थी कि अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छाँव में वह पली बड़ी थी, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखी थी, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फूहड़, गंवार और कंगाल दिखने लगी थी। आज एक माँ का रिश्ता इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी इज्जत में दाग लग जाते। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक वह नाज करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव इतनी कमज़ोर हो गई कि सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी साधना जी स्वयं को ही कोसती जा रही थी कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ गई। शादी के दिन जब सभी लोग हल्दी के समारोह में बैठे तो साधना जी अपनी बेटी के पहनावे को देखकर भुनभुनाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन फैशनेबल कपड़ों के बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। साधना जी की मनोदशा तो प्रिया बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनकी बहू प्रिया ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ जी आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते और ख़राब हो जाए। और यदि दीदी ने
आपको कुछ कह दिया तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। बहू की कही गई बात साधना जी को सही लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गईं। मन में विचार आया कि सिर पर पल्लू न करने के कारण मैं बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके से साड़ी पहनती थी। बहू के दिन भर काम में कितनी बातें सुनाती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रही और बेटी की तारीफ़ें किया करती थी। ननद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने सोने के कंगन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू मेरा ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्हें अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर लेती हैं, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उलाहने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर भी ना जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू प्रिया कमरे में आई और बोली, चलिए माँ जी, कपड़े बदलकर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए प्रिया ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो सीमा उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो साधना जी ने भी चुप करके अपनी बेटी की लाई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और अब वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहां वह आज़ादी से जी रही थी। फिर भी खुद को संभालते हुए वह शादी में चली गई और वहीं पर अपने नाती दामाद को उपहार में सोने की चैन दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गई। सीमा ने भी अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाई के डब्बे देते हुए उसने अपने मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज़ दी तो साधना जी बोली, नहीं बेटी, लखन टैक्सी लेने गया है और वैसे भी हम जैसे गंवार को टैक्सी में सफ़र करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक, हम चलते हैं। टैक्सी में बैठते ही स्वाभिमानी साधना जी रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लखन भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। वह अपनी सासू माँ के आत्मसम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह समझ पा रही थी। घर वापस पहुंचकर साधना जी को खुशी हो रही थी। अगले दिन वह आस पड़ोस के घरों में बायना बांटने के लिए चली गईं। जब वह वापस घर के अंदर आ रही थी तभी उनके कानों में लखन की आवाज़ पड़ी, प्रिया, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी है। इससे पहले कि प्रिया कुछ कहती साधना जी गुस्से से बोली, अरे यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफ़र से लौटते ही बेचारी काम में लग गई। आखिर वह भी इंसान है, अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो
तू उठकर रसोई में से नमक लेकर डाल ले, और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के यह बदले तेवर देखकर लखन हैरान रह गया और वह अपनी माँ को देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ प्रिया की भी खुशी का ठिकाना न था। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि आज तक उसकी सास ने उससे इस तरीके से बात नहीं की थी। वह तो हमेशा ही उसके कामों में मीन मेख निकाला करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि आपको मेरी कहानी सबसे पहले मिलती रहे।